अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी रेमेडीज हैं वो करी जा सकती हैं, क्या ऐसे कदम हैं, क्या ऐसे सॉल्यूशंस करे जा सकते हैं जिससे वाइल्ड लाइफ को संरक्षित किया जा सके। सबसे पहले तो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप फॉरेस्ट एरियाज को बढ़ाना चाहते हैं, उनको संरक्षित करना चाहते हैं, हमें बहुत ज्यादा डेडिकेशन के साथ, मतलब पूरे ईमानदारी के साथ जो भी स्ट्रॉन्ग लीगल प्रोविजंस हैं उनको लागू करना होगा और उनको स्ट्रिक्टली करवाना भी होगा, ताकि जो फॉरेस्ट एरियाज हैं उनको कंजर्व किया जा सके और साथ ही साथ वाइल्ड एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट किया जा सके। बहुत सारे सोशल एनजीओ जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जो है टॉप प्रायोरिटी देते हैं इसको, और खास तौर से वो पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो है अरेंज करते हैं। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं इनको स्कूल सिलेबस में शामिल करना चाहिए, ताकि जो भविष्य में एक हमारे बच्चे हैं वो इन सब चीजों से जानकार हो सके, वो पता हो कि भाई वाइल्ड लाइफ से क्या होता है, क्या प्रोटेक्शन उनके लिए भी जरूरी है। किसी भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट को लागू करने से पहले उसके क्या असर होंगे एनवायरनमेंट पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, ये सब की जांच होनी जरूरी है। बड़े बड़े पेड़ों को जो जंगल के बाहर हैं तो जो काटा जा रहा है जंगल के इलाकों में, उनको जो है रोकना होगा, क्योंकि उनके बीच में जो हॉलो स्पेस हो जाती है या जो उनकी डालियां होती हैं वो बेसिकली नेस्टिंग प्लेस होती है बर्ड्स की। अब हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े पेड़ काट देते हैं, लेकिन उन्हीं पेड़ों पर तो ये चिड़ियां अपने घोंसले बनाती हैं। इसी तरीके से चाहे पॉन्ड्स हो, फार्म पॉन्ड्स हो, वेटलैंड्स हो, ये बहुत जरूरी है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए या उनके लिए जो कहीं भी वाटर बॉडी के आसपास रहते हैं, उसका प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। एक एक्टिव तौर पे एक्शन की बहुत अर्जेंट नीड है, ताकि पॉल्यूशन कम किया जा सके। फॉरेस्ट फायर को मैनेजमेंट करना ये भी सबसे ज्यादा प्लानिंग में जरूरी होना चाहिए, और इसके लिए पेट्रोलिंग करनी चाहिए कि जंगल में आग ना लग जाए, और सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। क्या होता है, जब जंगल में आग लग जाती है अचानक से तो हवा से फैलने लगती है, अचानक से लग जाए, केयरलेसनेस के कारण लग जाए, ह्यूमन बींग्स के नेचुरल उसमें कोई नेचर की वो हो जाए, तब भी जो जानवर हैं वो बेचारे जो हैं इसमें मारे जाते हैं। कौन कौन से कदम उठाने चाहिए वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने के? पहले जमाने में लॉज जो है वो बनाई गई थी कंट्री के अंदर कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। लॉज जो फ्रेम करी गई वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, खास तौर से ग्रेट मौर्यन किंग अशोक के टाइम पे, फंडामेंटल ड्यूटीज और जो सिटीजन्स की हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं, उसमें भी ये सब चीजें शामिल हैं। पार्लियामेंट ने जो है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट पास किया, जो इंडियन वाइल्ड लाइफ बोर्ड था उसकी रिकमेंडेशंस के अनुसार। 2014 में 503 सेंचुरीज थी, 102 नेशनल पार्क्स थे और 14 बायो रिजर्व्स थे। इसमें से 22 सेंचुरीज, 4 नेशनल पार्क्स और एक बायो जोन जो है वो गुजरात के अंदर है। कुछ प्रोटेक्शन स्कीम्स को प्लान किया गया स्पीशीज के लिए जो बिल्कुल लुप्त होने की, एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं। अब वो जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से कुछ के बारे में जानते हैं। पहला है प्रोजेक्ट टाइगर। इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था 1973 में, जो शिकार किया जा रहा था और जो टाइगर्स हैं उनकी संख्या कम होती जा रही। इसको लागू किया गया 9 रिजर्व एरियाज में, जिसमें से 48 एरियाज जो हैं अब कवर्ड हैं। लायन प्रोजेक्ट एक जमाना था जब एशियाटिक लायंस जो हैं वो ईरान तक पाए जाते थे, एशियन सबकॉन्टिनेंट, और हंटिंग और रिडक्शन जो फॉरेस्ट एरिया में हुआ उसके कारण अब लायन जो है कहां तक सीमित है, सिर्फ गिर फॉरेस्ट जो सौराष्ट्र पेनिनसुला में है। एक स्टेज पे उनका जो संख्या थी वो 100 से भी नीचे चली गई थी। 1972 में ये प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट किया गया गिर में, ताकि एशियाटिक लायंस को बचाया जा सके। नतीजा क्या हुआ इस प्रोजेक्ट का, और जो समय समय पे कदम उठाए गए, अब की डेट में 523 लायंस हैं, जो लायन सेंसस हुआ था 2015 में उसके अनुसार। इसके अलावा और प्रोजेक्ट्स भी हैं, इसमें मेजर प्रोजेक्ट्स में आते हैं हंगूल प्रोजेक्ट, जो रेयर स्पीशीज बारहसिंगा डियर की है कश्मीर के अंदर, उसके लिए। क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट सलाइन वाटर क्रोकोडाइल्स के लिए।
राइनो प्रोजेक्ट जो इंडियन राइनो है उसको बचाने के लिए, और स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो है तभी पॉसिबल है जब सोसाइटी और गवर्नमेंट दोनों ही फर्म डिटर्मिनेशन दिखाएं कि वो जो है सही दिशा में कदम उठाएंगे। डेवलपमेंट के साथ साथ हमें जो है डेडिकेटेड होना पड़ेगा कंफर्म करने के लिए, अपना मोटो मानने के लिए कि भाई हमें एनवायरनमेंट को भी प्रिजर्व करना है। अब यहाँ लाइक टू नो में बताया गया है कुछ नेशनल पार्क्स गुजरात के, जिसमें नेशनल पार्क कौन से हैं, कब एस्टैब्लिश हुए, उनका एरिया कितना है, किस डिस्ट्रिक्ट में आते हैं और वहां पर मेजर एनिमल्स कौन से पाए जाते हैं। गिर नेशनल पार्क 1975 में हुआ था, 258.71 स्क्वायर किलोमीटर में है, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। लायन, लेपर्ड, चितल, हाइना, एंटीलोप, चिंकारा और क्रोकोडाइल यहाँ पर पाए जाते हैं। इसी तरह से ब्लैक बक नेशनल पार्क है, 1976 में स्टैब्लिश हुआ, 34.08 स्क्वायर किलोमीटर में, भावनगर के अंदर है। ब्लैक बक, वुल्फ, हडमोर और बस्टर्ड यहाँ पाए जाते हैं। वंसदा नेशनल पार्क जो है ये 1979 में था, 23.99 स्क्वायर किलोमीटर में, नवसारी में है। यहाँ लेपर्ड, हाइना, चीतल और चौसिंगा देखने को मिलेगा। तरीके से मरीन नेशनल पार्क है 1982 में, 162.89 स्क्वायर किलोमीटर में है ये, गल्फ ऑफ कच्छ, जामनगर में। यहाँ सी हॉर्स, कोरल, जेलीफिश, ऑक्टोपस, ऑयस्टर, डॉल्फिन और डुगैंग जो है वो देखने को मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं गिर नेशनल पार्क के बाद जो बड़ा नेशनल पार्क है वो मरीन नेशनल पार्क। ये आपका चैप्टर था वाइल्ड लाइफ। आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करिए असा एजुकेशन। मिलते हैं अगले चैप्टर में।